आज पुनः क्रैश कोर्स में हम अर्थशास्त्र विषय के साथ उपस्थित हैं जो कक्षा 12 के लिए उपलब्ध है। आज की इस कक्षा में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय के तहत किन किन कौन कौन से अवधारणाएं हैं, या इसको हम राष्ट्रीय आय समुच्चय भी बोलते हैं। अब इन अवधारणाओं को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन का क्या महत्व है। तो यहाँ हमने नोट्स में लेखांकन के महत्व या उपयोगिता को जो है हमने दर्शा दिया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन जब तक हम नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय का लेखांकन हम जब तक नहीं करेंगे तब तक आर्थिक उपलब्धि की सूचना हमें नहीं प्राप्त होगी। कितना हमारे संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से हुआ है या कैसा उसका निष्पादन रहा है, ये राष्ट्रीय आय के लेखांकन से ही जानकारी मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट आपका आता है आर्थिक उपलब्धि का सूचक, दूसरा है कि आर्थिक विकास की माप। हम इसी के जरिए राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जरिए ही हम जान पाते हैं कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण की वर्तमान स्थिति क्या है। हम इसी के सहारे, जब राष्ट्रीय आय की माप होती है तो उसी के सहारे हम ये पता करते हैं कि विभिन्न ग्रुप समूह या ग्रुपों के लोगों की इनकम स्तर क्या है, देश का ओवरऑल इनकम स्तर क्या है, विभिन्न ग्रुप के लोगों का इनकम स्तर क्या है। तो उसके आधार पर हम सारी संभावनाओं को जान पाते हैं। इसके अलावा आय के वितरण के स्ट्रक्चर को भी हम इसी से समझ पाते हैं कि जो उत्पादन के जो साधन हैं उनका आय का वितरण जो है, उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ का वितरण में कितना कितना हिस्सा मिल रहा है, क्या ये हिस्सा समायोजित है या नहीं है, न्याय संगत है या नहीं है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तनों की जानकारी भी हमको इससे मिलती है। यानी जो है संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि आप जान रहे हैं कि उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अप कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है, या तीनों में आपसी तालमेल नहीं है। इसके अलावा उनका परिवर्तन की दिशा क्या है, उपभोग का स्तर क्या है, निवेश का स्तर क्या है, बचत का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ की जानकारी हमको राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से ही हो पाती है। क्योंकि निवेश, बचत और निवेश पर भी डिपेंड करता है कि अगली बार इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी होगी। निवेश दर और पूंजी उत्पाद अनुपात दर का जो है हम ये करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और उसके आधार पर हम पता करते हैं। इसके अलावा तुलना है, दो देशों, दो भिन्न क्षेत्रों की तुलना हम राष्ट्रीय आय के आधार पर ही कर सकते हैं। बिहार और पंजाब के राष्ट्रीय जो है आय में कितना अंतर है, तो हम पूरे राष्ट्र की आय को निकालते हैं, उसमें बिहार और पंजाब भी आते हैं। इसी तरह दो देशों के बीच में तुलना करते हैं, अमेरिका की तुलना में भारत की आय क्या है प्रति व्यक्ति। इस तरह से नीति निर्माण, जब हम आयों के बारे में जान लेंगे तभी हम नीति निर्माण करेंगे। किस सेक्टर में कौन सा नियम लागू करना है, किस सेक्टर में क्या नीति हमको बनानी है कि वो भी ग्रोथ करे, संतुलित विकास हो। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता है। अब एक क्वेश्चन छोटा लघु उत्तरीय में आपको आ सकता है कि प्रत्याशित अप्रचलन किसे कहते हैं। तो प्रत्याशित अप्रचलन से क्या समझते हैं। प्रत्याशित जो है अप्रचलन है कि जो चलन से दूर हो गया। तो ये मूल्यह्रास है एक प्रकार से। मूल्यह्रास क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मशीन 10 साल उसका लाइफ है किसी मशीन का, और वो 9 साल 1 साल चल चुकी है, तो अब उसमें 1 साल का मूल्य ह्रास हो चुका है। अगर 10,000 का मशीन है तो 1,000 के बराबर उसका मूल्य ह्रास, यानी अब शेष 9 साल के लिए उसका 9,000 रह गया। तो इस तरह से कुछ अप्रचलन के कारण भी मूल्य ह्रास होते हैं। जैसे आप शायद नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे, पुरानी कोयले की इंजन रेलवे में। तो कोयले की इंजन जब इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन निकल गई तो कोयले की इंजन अप्रचलित हो गई। अब कोयले की इंजन जो है एक तरह से अप्रचलित हो जाने के कारण उसका मूल्य कम गया। अब जो चीज़ अप्रचलित हो जाती है उसका मूल्य उतना नहीं रह जाता है। जैसे आप देखते हैं आजकल स्मार्टफोन के मामले में, जिस स्मार्टफोन को आप 2 साल पहले या 1 साल पहले 20,000 में अगर आप खरीद रहे हैं तो 1 साल बाद ही उसको कोई 10,000 में भी लेने वाला नहीं मिल पाता है। तो ये अप्रचलन के कारण मूल्य ह्रास हुआ। इसके अलावा फैशन, जलवायु आदि में परिवर्तन आने से भी बहुत से वस्तुओं की मांग में अंतर आ जाता है। बहुत से वस्तुओं की मांग कम जाती है, यानी कम जाने के कारण, फैशन के कारण वो अप्रचलित हो जाती है। मौसम के कारण, जैसे गर्मी के मौसम में ऊनी कपड़ों की डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगी, तो उस समय अगर कोई ऊनी कपड़ा बेचना चाहेगा तो निश्चित तौर पे उसको कम कीमत मिलेगी। तो ये भी मूल्य ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब एक और लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस पर नजर डालें। उत्पादन के साधन और साधन आय से क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि उत्पादन के साधन जो है वस्तुओं को उत्पादन में सहायता करते हैं, इनको हम आगत या इनपुट्स कहते हैं। और ये साधन 4 प्रकार के होते हैं मूलतः, ऐसे 5 कहा जाता है लेकिन मूलतः 4 ही होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब ये जो साधन हैं, ये जो उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं,
तो उत्पादन में प्रयोग करने के बदले जो इनको इनकम प्राप्त होते हैं, यानी इनके प्रयोग के बदले जो इन्हें दिया जाता है, उसको हम साधन आय कहते हैं। जैसे भूमि को रेंट प्राप्त होता है, श्रम को वेतन प्राप्त होता है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है, यही साधन भुगतान है। अब हम एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय में देख सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है और आय के चक्रीय प्रवाह के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब ये देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह में मूल रूप से आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व है। अब इस क्रियाकलाप के दौरान ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो है आदान प्रदान चलता रहता है और इसी आदान प्रदान प्रक्रिया को आय का चक्रीय स्वरूप बोला जाता है। यहां पर एक परिभाषा दी हुई है कि आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संबंधों के चित्रांकन, आर्थिक क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संबंधों के चित्रांकन को ही आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर और निर्भर कैसे हैं। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं कि मान लेते हैं हम लोग जो घरेलू जीवन जीते हैं, हम ही में से कोई नौकरी करने वाला है ऑफिस में, कोई उद्योग में, तो इस तरह से तो हम क्या करते हैं, हम साधन हैं उत्पादन के लिए, हम अपनी साधन उद्योग को देते हैं, उद्योग वस्तुएं प्रोडक्ट करती है। तो जब हम अपनी साधन उद्योग को देते हैं तो उस साधन की कीमत हमको दी जाती है, वो मजदूरी, वेतन या जिस रूप में हमको मिले, और वो पैसे उद्योग से हमारे तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे तरफ से साधन उद्योग की ओर गए और उद्योग से साधन मेरे तरफ आए। अब उद्योग जो वस्तु को प्रोडक्ट करती है वो वस्तु मेरे तरफ भेजता है और हम उस वस्तु को, जो वो पहले हमको साधन प्राप्त दिया था, उसी से उस वस्तु को खरीदते हैं। तो आपने क्या देखा, मौद्रिक प्रवाह और वस्तु प्रवाह, ये दोनों एक दूसरे के बीच में इनका आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान होने से जो स्थिति बनती है उसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। अब आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत जो है मुख्य सिद्धांत इस पर है कि क्रेताओं, उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि ही विक्रेताओं, उत्पादकों की, आप कहा जाता है कि दुनिया में यदि हाँ नहीं होता तो ना नहीं होता, यदि पाप नहीं होता तो पुण्य नहीं होता। क्योंकि यदि पाप नहीं होता तो कोई कैसे कहता है कि यह आदमी पुण्य किया है, एक दूसरे से पहचान है। उसी तरह अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि एक की लाभ दूसरे की हानि होती है, एक का व्यय दूसरे का आय होता है, एक खर्च करेगा तभी तो दूसरे की आय वो बनेगी। तो ये आय व्यय जो एक दूसरे के बीच में परस्पर संबंध बनता है, ये संबंध ही आय के चक्रीय प्रवाह सिद्धांत का पहला सिद्धांत बन जाता है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि विक्रेताओं और उत्पादकों की आय का जो है स्रोत है, वो उनकी आय है। दूसरा में हम देखें वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रेता से क्रेता की ओर। अब क्या होता है, वस्तु एवं सेवा किधर से निकलती है, वस्तु एवं सेवा विक्रेता से क्रेता की ओर जाती है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा विक्रेता से क्रेता, उद्योग वस्तु निर्माण करके देता है तो क्रेता खरीदता है। जबकि इन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान, वो हमको वस्तु दिया और हम क्या करते हैं, हम उसको मुद्रा देते हैं उसके बदले में। तो वस्तु प्रवाह उद्योग से व्यक्ति की ओर, परिवार की ओर, और मौद्रिक परिवाह जो है प्रवाह किधर गया, परिवार से उद्योग की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का वास्तविक प्रवाह, जो वस्तु, और ध्यान दीजिएगा ये एक नंबर क्वेश्चन में उठेगा, वास्तविक प्रवाह किसको कहते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के जो प्रवाह है उनको वास्तविक प्रवाह कहेंगे। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक भुगतान का प्रवाह, इसको हम मुद्रा प्रवाह कहते हैं। ये मिलकर ही चक्रीय आय प्रवाह बनाते हैं। अब इसमें देखिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आप किसी भी चीज को जो है जोड़ के या घटा के निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम घटा के निकाल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी सरकार नाम की चीज नहीं है। दूसरी है कि अर्थव्यवस्था ऐसी है जो बंद है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी कोई जगह नहीं है। तब क्या बच गया, तब एक तरफ क्रेता रह गया, दूसरी तरफ विक्रेता रह गया, यानी एक तरफ साधन रह जाएंगे, दूसरी तरफ उत्पादक रह जाएंगे। तो ये दो क्षेत्रीय मॉडल है जिसमें सिर्फ दो क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। देखिए, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या है, साधन आपूर्ति करता, और फर्म क्षेत्र क्या है, वस्तु आपूर्ति करता। ठीक है, तो इन्हीं के बीच चक्रीय प्रवाह होता है। अब ये दो क्षेत्रीय मॉडल में आप देखिए कि क्या क्या देना है। हमने पहले ही कहा कि सिर्फ दो क्षेत्र है, परिवार और व्यवसायिक फर्म।
परिवार उत्पादन के साधन का स्वामी होगा। साधन, ये सब मैंने बतला दिया है कि साधन का स्वामी कौन है, तो परिवार है, और फर्म को साधनों की आपूर्ति करेगा। ठीक है, अब अपनी समस्त उत्पादन को फर्म परिवार को बेचती है। यह ध्यान देना है कि जितना भी जो उत्पादन है फर्म वो परिवारों को बेचेगा, यानी जो घरेलू जीवन जी रहे हैं लोग उनको वो बेचेगा। अपनी साधन सेवाओं को फर्मों को बेचकर प्राप्त समूची आय को उपभोग पर परिवार खर्च करते हैं, और परिवार जो उद्योग में काम किए उसके बदले जो उनको आय प्राप्त होती है, या अपनी साधन को फर्मों को जो सौंपे उसके बदले जो उनको आय प्राप्त होती है, वो समूचे आय को उपभोग पर खर्च करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है समस्त उत्पादन को परिवार को बेचती है, और परिवार अपने समस्त आय को उस उत्पादन को खरीदने पर खर्च करती है। तो क्या हो रहा है, वस्तु प्रवाह पर जो है उद्योग से परिवार की ओर, और मौद्रिक प्रवाह परिवार से उद्योग की ओर। सेकंड चरण में, फर्स्ट चरण में क्या चलता है, फर्स्ट चरण में ध्यान दीजिए, साधन प्रवाह परिवार से उद्यम की ओर, और मौद्रिक प्रवाह उद्यम से परिवार की ओर। हम साधन दिए उसको, तो उसके बदले में वो हमको उसका रेम्युनरेशन दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, साधन प्रवाह परिवार से उद्यम की ओर, और मौद्रिक प्रवाह जो है आपका उद्यम से परिवार की ओर। अब क्या हुआ, साधन पहुंच गया फर्म के पास, और मुद्रा पहुंच गई वेतन भत्ते ये सारे के रूप में किसके पास, परिवार के पास। अब ये पहुंचा हुआ साधन वहां उत्पादन करेगा, उत्पादन का जब मालिक कौन रहेगा, फर्म। तो फर्म अब अपनी वस्तु बेचने के लिए मार्केट में लाएगी, तो उसको खरीदेगा कौन, तो जो परिवार आय प्राप्त किया था अपने साधन बेचकर, तो उस साधन से वो साधन से प्राप्त आय को। तो अब क्या हो रहा है, अब सेकंड चरण में वस्तु प्रवाह उद्यम से परिवार की ओर, और मौद्रिक प्रवाह परिवार से उद्यम की ओर। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था है, इसमें विदेशी व्यापार नहीं है। चलिए, अब इन मान्यताओं के आधार पर आय प्रवाह के निम्नलिखित निष्कर्ष आएंगे। क्या क्या निष्कर्ष आएंगे, ध्यान दीजिए। फर्मों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं बराबर परिवार के द्वारा किया गया कुल वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग। जितना फर्म उत्पादन करता है वो समूचे परिवार खरीद लेता है। कहने का मतलब यही है, अगर इसमें विचलन होगा तो प्रवाह असंतुलित हो जाएगी, तय बात है। अतः प्रवाह बने रहने के लिए दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। जितना फर्म उत्पादन करे समूचे परिवार खरीद ले। फर्मों द्वारा किया गया साधन भुगतान बराबर परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त साधन आय। जितना फर्म साधन भुगतान करे वही परिवार क्षेत्र का साधन आय होगा। तीसरा है परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय बराबर परिवार क्षेत्र का आय। जितना भी परिवार क्षेत्र का इनकम है, यानी साधन के भुगतान से जो इनकम प्राप्त हुआ, वो समूचा के समूचा उपभोग व्यय होना चाहिए, इसमें विचलन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है फर्मों तथा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का मौद्रिक प्रवाह बराबर फर्मों तथा परिवार क्षेत्र की आय तथा व्यय का मौद्रिक प्रवाह। दोनों तरफ का ये जितना वो इनकम देते हैं उतना ये इनकम खर्च करेंगे। अब है इसमें बचत निवेश दृष्टिकोण हम देख लें। तो इसमें बचत निवेश दृष्टिकोण क्या है कि परिवार एवं फर्मों द्वारा आय का एक भाग बचाकर रखने से मुद्रा परिवार से सिकुड़ता है। अब देखिए विचलन, हमने कहा था कि विचलन नहीं होनी चाहिए, तो विचलन नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि परिवार और फर्म दोनों को आय प्राप्त होते हैं। परिवार को आय प्राप्त होते हैं कि अपने साधन फर्म को बेचता है, और फर्म को आय प्राप्त होते हैं कि उसके वस्तुओं को परिवार क्षेत्र खरीदता है। तो दोनों के पूरे जो इनकम हो रहे हैं उसमें से बचत अगर कर लेते हैं तो प्रवाह से कुड़ जाएगा, मुद्रा प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से कुड़ जाएगा। लेकिन यदि ये बचत जो दोनों की है, ये बचत पूंजी बाजार में आ जाते हैं और पूंजी बाजार से ऋण लेकर के लोग निवेश कर देते हैं, तो फिर बचत और निवेश संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। यानी जो बचत हो वो पूरे के पूरे निवेश होना चाहिए। बचत कर लिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो बचत अगर बचत बन के रह गई, पुनः निवेश नहीं हुई, तो मौद्रिक प्रवाह को अवरुद्ध करेगा। उस बचत को पूंजी बाजार में डालना होगा और पूंजी बाजार के माध्यम से वो बचत निवेश हो जाए, तब जो शेष बचा वो जो है आपका संतुलन बना देगा कि बचत बराबर निवेश एस बराबर आई, ये संतुलन की स्थिति होगी। अब हम देख लें दो क्षेत्रीय मॉडल में क्या होता है, थोड़ा सा इस फिगर पर हम प्रकाश डाल लें। देखिए यहां पर ये ध्यान दीजिए, उत्पादक फर्में हैं। तो उत्पादक फर्में जो है वो वस्तु एवं सेवा का वास्तविक प्रवाह। अब सबसे पहले एक उत्पादक फर्म जो है उत्पादन कैसे करेंगे, तो उत्पादन करेंगे कि घरेलू क्षेत्र से उत्पादक फर्म लेंगे साधन को, ठीक है।
और जब साधन को लेंगे तो उत्पादक फर्म क्या करेंगे कि साधनों का भुगतान करेंगे घरेलू क्षेत्र को। पैसा यहां आ गया, ठीक है, साधन यहां चला गया और पैसा यहां आ गया। अब क्या होगा, अब ये इस साधन से ये वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करेंगे फर्म, और वस्तु एवं सेवा को खरीदेगा कौन, तो घरेलू क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, जब खरीदेंगे तो खरीदने के बाद ये उपभोग व्यय करेंगे, तो ये उपभोग व्यय कहां जाएगा, घरेलू क्षेत्र से फर्मों की ओर। तो ये यही है जो है, एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि जब ये घरेलू क्षेत्र ये खरीदेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी, तो ये पुनः मौद्रिक प्रवाह कहां आ जाएगा, उत्पादक फर्म की ओर। तो ये आपका दो क्षेत्रीय मॉडल में आय की चक्रीय संरचना है, जिसमें हम देखते हैं कि पहले साधन प्रवाह कहां होता है, घरेलू क्षेत्र से कहां जाता है, फर्म की ओर, और फर्म उसके बदले में क्या करता है कि साधनों को भुगतान देता है। तो यानी साधनों से या जो है फर्म से मौद्रिक प्रवाह कहां आया, घरेलू क्षेत्र में। फिर घरेलू क्षेत्र क्या करता है कि उसी को जो है फर्मों के वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है, तो इसको हम उपभोग व्यय कहेंगे, है ना। तो ये उपभोग व्यय के माध्यम से पुनः ये इनकम फर्मों की ओर जाता है। अब आय के चक्रीय प्रवाह में तीन क्षेत्रीय मॉडल पर ध्यान दीजिए। तीन क्षेत्रीय मॉडल क्या है, तीन क्षेत्रीय मॉडल में दो चीजें आ जाती है, या तीन क्षेत्रीय मॉडल में इन दो चीजों के अलावा एक चीज और जुड़ जाता है। दो क्षेत्रीय मॉडल में आपने क्या देखा था, दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर आपने देखा था कि सिर्फ दो ही क्षेत्र थे, फर्म क्षेत्र और परिवार क्षेत्र। तीन क्षेत्रीय मॉडल में एक तीसरा तत्व आ जाता है, और वो तीसरा तत्व खास करके मैं आपको पढ़ाते वक्त पहले भी बताया हूं कि 1930 का पूरे विश्वव्यापी जो मंदी आई थी, जिसको महामंदी का नाम दिया गया था, उसके बाद तीसरे क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई थी, और वो तीसरा क्षेत्र है सरकार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो है, और सरकार क्या करती है, सरकारी खर्च करती है। सरकारी खर्च करने के लिए उसे आय चाहिए, तो यानी गवर्नमेंट की दो भूमिका हो जाती है, एक आय पक्ष और दूसरा व्यय पक्ष। अब गवर्नमेंट की आय कहां से आती है, तो गवर्नमेंट की आय टैक्सेशन से आती है, कर से आती है। देखिए इसे टी से हम सूचित कर रहे हैं, टैक्स से सूचित कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम सरकारी राजस्व बोलते हैं। और इसका दूसरा पक्ष है सरकारी व्यय, उसी टैक्स को लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करता है या देश के विकास पर खर्च करता है। अब ये जो खर्च करता है वो चार हिस्सों में बढ़ जाता है। कहां कहां खर्च करता है, पहला परिवार क्षेत्र पर खर्च करता है। परिवार क्षेत्र पर कैसे खर्च करता है कि बहुत सारी सरकारी सेवाएं देने के लिए वह परिवार क्षेत्र से लोगों को सेवा के प्रदान करवाने के लिए नौकरी पर रखता है, तो उसके लिए क्या करता है, वेतन देगा। तो देखिए एक खर्च वेतन पर चला गया। फर्म क्षेत्र, सरकार को भी वस्तुओं की जरूरत होती है, जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी कारखाना खोलना हो या रेलवे के बॉगी बनाना हो, तो इसके लिए मेटल वगैरह ये सब चाहिए ना, तो ये चीज कहां से खरीदेगा, फर्मों से खरीदेगा। तो सरकार का दूसरा खर्च होता है वस्तुओं एवं सेवाओं पर फर्मों को भुगतान करने में, उन फर्मों से जो लेता है। तीसरा है सामाजिक कल्याण में, इसको हम क्या कहते हैं, अंतरण, भुगतान, हस्तांतरण। तो ये इसमें क्या है, वृद्धावस्था पेंशन, अनाज वितरण, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां आदि पर जो खर्च है, यहां पर भी सामाजिक कल्याण में। और ये आजकल क्या हुआ है, प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट में ये इस चीज की सबसे ज्यादा महत्ता होने लगी है। और अंतिम है उत्पादन वृद्धि हेतु अनुदान एवं सहायता, फर्मों या कृषि को या किसी क्षेत्र को भी उत्पादन क्षेत्र में, मत्स्य पालन क्षेत्र में क्या करता है, सरकार क्या करती है, जो है उत्पादन वृद्धि हेतु अनुदान व सहायता देती है, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। बहुत लोग क्या समझते हैं कि अनुदान और सहायता एक ही चीज है, अनुदान और सहायता एक चीज नहीं है, दोनों दो चीज है, एक अनुदान दिया दूसरा सब्सिडी दिया, ठीक है। तो ये इसमें भी इनका खर्च होता है। अब क्या है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पूरे सरकारी व्यय को हम जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी से। पूरे अर्थशास्त्र में ये आगे आपको जी से ही मिलेगा। तो जी जहां भी देखिए, मानिए सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यदि सरकारी आय टी है तो टी किसके बराबर होगा, संतुलन में सरकारी आय बराबर सरकारी व्यय। संतुलन के लिए तो यही होना चाहिए ना, तब बजट संतुलित होगा, वरना टी ज्यादा हो जाएगा तो बचत का बजट, जो कि किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। बचत का बजट यदि बंद अर्थव्यवस्था में सरकार बनाती है, जहां विदेशी क्षेत्र की भूमिका नहीं है, तो इसका मतलब है कि सरकार जनता से ज्यादा ले रही है, जनता को दे कम रही है, ठीक है। तो ये शोषणकारी सरकार का है। दूसरा है कि यदि जी इज ग्रेटर देन टी,
तो घाटे का बजट है। तब ये कहा जाएगा कि सरकार कल्याण कार्यों में जितनी इनकम है उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है, यानी प्योर कल्याणकारी गवर्नमेंट है। तो यहां लिखा हुआ है यदि टी इज ग्रेटर देन जी तो बचत का बजट, और यदि टी इज लेस देन जी तो घाटे का बजट होगा। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, अब इनको देखिए त्रिक्षेत्र मॉडल में, 3 क्षेत्र के मॉडल में क्या निकल रहा है। पहला तो है कि फर्म परिवार को साधन के लिए भुगतान करती है, ये 2 क्षेत्रीय मॉडल में भी आप पढ़ चुके हैं, और परिवार फर्मों को वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान करती है। परिवार फर्म जो है क्या करती है, साधन के लिए भुगतान करती है परिवारों को, और उसी भुगतान से परिवार फर्मों के वस्तुओं को खरीदती है। दूसरा, परिवारों की बचत पूंजी बाजार में जमा होते हैं। अब अगर टोटल आय को वो व्यय नहीं किया, यानी कहने का मतलब है कि उपभोग पर खर्च नहीं किया था, कुछ बचा लेगा, तो वो बचत कहां जमा होंगे, पूंजी बाजार में, जहां से फर्में निवेश के आधार पर आय प्राप्त करें, है ना, वहां से निवेश होगा। सरकार परिवारों और फर्मों पर टैक्स लगाकर राजस्व प्राप्त करती है, और इस राजस्व को सार्वजनिक व्यय पर खर्च करती है, इसे हम सरकारी व्यय कहते हैं। सरकार यदि कोई बचत नहीं करती, यदि सरकार भी बचत कर ले तो उस बचत को भी पूंजी बाजार में डालना होगा, क्योंकि उसे निवेश में लाना जरूरी है, नहीं तो ये जो है मौद्रिक प्रवाह सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और मौद्रिक प्रवाह सिकुड़ने का मतलब क्या है, ये मत समझिए कि ये कोई नई भाषा है। कहने का मतलब है कि मंदी की स्थिति ला देगी, मार्केट में उत्पादन के क्षेत्र में मंदी की स्थिति लाएगी। फिफ्थ है, सरकार फर्मों को अनुदान व आर्थिक सहायता देती है, जिससे मुद्रा प्रवाह उत्पादक क्षेत्रों की ओर होता है ना। ये फर्मों को या एग्रीकल्चर फार्मर्स को दिया, किसी को दिया, तो ये क्या हुआ, उत्पादक क्षेत्र की ओर न मुद्रा प्रवाह सरकार की ओर से गई। सरकार हस्तांतरण भुगतान वो ऐसे कहते हैं जो बिना सेवा दिए हुए मिले आपको, आप उसके लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हो, गैर सेवा भुगतान है ये। तो ये मुद्रा प्रवाह किधर गया, परिवारों की ओर, जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह का। इस प्रकार त्रिक्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था का जो है चक्रीय प्रवाह में सरकार की भूमिका एस बराबर आई के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब 3 क्षेत्रीय मॉडल को आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें बस एक सरकार जुट गया। पिछले वाले में तो सरकार क्या करेगी, कर के रूप में टैक्स घरेलू क्षेत्र से लेगी, ठीक है, और ये कर को फिर ये क्या करता है, ये देखिए, ये फिर ये फर्मों से भी टैक्स लेती है। अब लेकिन फर्मों से टैक्स लेती है तो ये भी आप देखिए कि घरेलू क्षेत्र से जो टैक्स लेती है तो ये इसको हस्तांतरण भुगतान भी कर देती है घरेलू क्षेत्र को। दूसरा क्या करती है कि फर्मों से जो टैक्स लेती है तो फर्मों को अनुदान और प्रोत्साहन भी देती है, ठीक है। अब जो है हम नीचे की स्थिति में देखें तो ये उत्पादक फर्म क्या करती है, घरेलू क्षेत्र से साधन लेती है, और घरेलू क्षेत्र क्या करते हैं कि घरेलू उस साधन के भुगतान से जो इनको इनकम प्राप्त होती है, देखिए ये घरेलू क्षेत्र को इनकम प्राप्त होता है, तो उस घरेलू क्षेत्र की इनकम को ये क्या करता है कि फर्मों से वस्तुओं लेकर के खरीदती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सरकार भी बचत कर रही है, घरेलू क्षेत्र भी बचत कर रहे हैं और फर्में भी बचत कर रहे हैं, लेकिन ये सब ही अपने बचतों को कहां ला रहे हैं, तो मुद्रा बाजार या वित्तीय प्रणाली में, चाहे वो सरकारी बैंक के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हो। तो इस जब मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली में ला रहे हैं तो यहां पर ये ध्यान दीजिए कि इससे ऋण लेकर के उत्पादक फर्में बोरोइंग करके इसको निवेश करेगा, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र भी ऋण लेंगे, ठीक है, और ये भी सरकार को भी अगर जरूरत पड़ती है, बजट घाटे में है तो ये भी ऋण लेगा। तो ये इस तरह से 3 क्षेत्रीय। अब 4 क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं। 4 क्षेत्रीय मॉडल में अब चौथा चीज जुड़ जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, 2 क्षेत्र में कौन हुआ, परिवार और फर्म, ठीक है। 3 क्षेत्र में कौन हुआ, परिवार, फर्म और सरकार। अब 4 क्षेत्रीय मॉडल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जुड़ जाता है, यानी अर्थव्यवस्था को हम खोल देते हैं, अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं। और जब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जुड़ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम एक्जिम बोलते हैं, EXIM। तो एक्जिम क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी उसमें 2 लेयर बन जाते हैं, 2 पार्ट में वो बढ़ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक को हम आयात कहते हैं, दूसरे को निर्यात, EX और IM। तो EX का मतलब एक्सपोर्ट निर्यात और IM इंपोर्ट। तो ये हमारा आयात निर्यात शुरू हो जाता है। तब ये अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये देख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए आप कि यदि परिवार की आय 22 हो, मान लेते हैं इनकम 22, इनकम हमेशा 22 से सूचित किया जाता है, तो 22 बराबर उपभोग C + S। जाहिर है कि जब परिवार का 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है
और उस अवस्था में परिवार की आय को आप क्या करते हैं? तो परिवार की आय को या तो कंज्यूम कर जाएंगे या बचत करेंगे। हम अपनी आय को क्या करते हैं? या तो उपभोग करते हैं या एक हिस्सा बचा लेते हैं। तो बाई बराबर सी प्लस एस हो जाएगा। सी मीन्स उपभोग, एस मीन्स सेविंग, बचत। ठीक है, अब ये दोनों घटक अलग अलग रास्तों से फर्मों के पास आते हैं, ये ध्यान दीजिए। यही बचत निवेश का रूप ले लेता है। आपने देखा कि यह बचत पूंजी बाजार में जाता है और निवेश हो जाता है। तो यानी ये तब क्या हो गया? तभी सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई हो जाता है। अब ये जो है, जब ये बचत निवेश होता है तब जो है आपका व्यय का स्रोत क्या हो गया? आप अपनी आय को कितने भाग में मतलब व्यय किए? तो दो भाग में, एक उपभोग पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। तो चूंकि एस बराबर आई है तो इसका मतलब है कि सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई से आई बराबर एस हो जाता है। ठीक है, सी सी कॉमन चला जाएगा, कट जाएगा, तो एस बराबर आई। अब ये यहां पर ये देखिए कि ये बचत एस निवेश आई का रूप ले लेती है कि ये बचत एस जो हम पूंजी बाजार में पैसा डालें वही ना निवेश हुआ बचत के रूप में। तो आपका जो है एक इनकम पक्ष है और एक व्यय पक्ष आ जाता है। इनकम पक्ष सी प्लस एस है और व्यय पक्ष सी प्लस आई है। तो ये दोनों आपस में अगर संतुलन में है तो सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई होगा, सी सी कॉमन होगा तो संतुलन के लिए आई बराबर एस हो जाता है। और इस तरह पूरी आय फर्मों से निकलकर कहां चली जाती है? परिवार की ओर। फर्म से निकल करके परिवार की ओर और परिवार से फर्मों की ओर आती है। इस स्थिति को आप समझ रहे होंगे, इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है यहां पर। अब हम देखते हैं कि जो है सरकारी क्षेत्र से क्या होता है। तो सरकारी क्षेत्र में आय और व्यय के दो पक्ष हैं। क्या क्या पक्ष हैं? तो सरकारी क्षेत्र में हम यह ध्यान दें कि जो एक को हम राजस्व कहते हैं जो सरकार का आय पक्ष है, और दूसरे को जो है व्यय पक्ष को हम क्या कहते हैं? टैक्सेशन यानी कर। तो कर दो प्रकार का हो जाता है, याद देखिए, परिवारों पर कर और कंपनियों पर कर। तो परिवारों पर कर को हम T1 से सूचित करते हैं और कंपनियों पर कर को T2 से। यानी यदि T हम संपूर्ण कर को माने तो T बराबर T1 प्लस T2। अब सरकारी व्यय के चार मद हैं, ये ध्यान दीजिए। कहां कहां कौन कौन से मद हैं इसको दिमाग में रखिएगा। परिवारों से खरीदी गई सेवाओं के लिए भुगतान, ये तो आय पक्ष हुआ। आय पक्ष में क्या हुआ सरकार का? T बराबर T1 प्लस T2। अब तो व्यय पक्ष में क्या होगा? एक परिवार से जो हम खरीदे है ना सेवाएं जो हम लिए, तो उसके लिए G1 फैक्टर उसको बोलते हैं। फिर है फर्मों से खरीदी गई वस्तुओं के लिए भुगतान, तो इसको G2 बोलते हैं। पेंशन छात्रवृत्ति यानी हस्तांतरण भुगतान, इसको हम G3 बोलते हैं। और फर्मों एवं उत्पादक क्षेत्रों की सहायता G4 बोलते हैं। थोड़ा सा यह याद करने की जरूरत आप लोग को आएगी, है ना। तो ये एक तरह से ये चारों को जोड़ देंगे तो टोटल सरकारी खर्च निकल जाएगा, यानी G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4। ये आपका जो है इनका ये हो गया। अब यहां ध्यान देना है कि यदि सरकारी आय व्यय से अधिक है तो क्या होगा? तो सरकारी आय यदि व्यय से अधिक है इसका मतलब सरकार बचत कर रही है। तो बचत कर रही है तो संतुलन के लिए हमको क्या करना होगा? उस बचत को निवेश करना होगा। तो उस बचत को निवेश हम कैसे करेंगे? सरकार अपनी बचत को पूंजी बाजार में डाले, पूंजी बाजार में डालेगा तो सरकार डालेगी, तो फिर उसमें से लोग उधार लेके निवेश करना शुरू कर देंगे, या जो है तो इस तरह प्रवाह बना रहता है। तो यही कह रहा है कि सरकारी आय व्यय से अधिक है तो सरकारी बचत पूंजी बाजार के माध्यम से निवेश हो जाती है। और यदि घाटा का है तो हम क्या करेंगे? तो घाटा का है तो पूंजी बाजार से उधार लेकर परिवारों एवं फर्मों पर खर्च करती है। यदि सरकार घाटे में बजट बनाती है तो क्या होगा? पूंजी बाजार में जो फर्मों और परिवारों की बचतें जो आई उसको सरकार कर्ज लेते हैं, और सरकार कर्ज लेकर के पब्लिक कार्यों में इन्वेस्ट कर देती है उसको भी। तो वो पब्लिक कार्यों में जब इन्वेस्ट की तो दो ही जगह पर ना वो खर्च करेगी, या तो फर्म की सब्सिडी वगैरह पर खर्च करेगी या परिवारों पर खर्च करेगी। तो ये इनकम फिर मार्केट में आ जाता है। तो इस तरह संतुलन बना रहता है। अब ये ध्यान दीजिए कि अब खुली अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आते हैं। तो इसमें आयात एवं निर्यात होता है। हमने क्या कहा? एक एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट। तो हम ये देखिए एक्सपोर्ट को X से सूचित करेंगे और इंपोर्ट को M से, यानी निर्यात को X से और आयात को M से। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है, यदि X इज ग्रेटर देन M क्या होगा? X किसको बोले? निर्यात को। M किसको बोले? आयात को। तो X इज ग्रेटर देन M तो व्यापार असंतुलन की स्थिति होगी। व्यापार असंतुलन मीन्स व्यापार घाटा। X इज इक्वल टू M व्यापार संतुलन। X इज ग्रेटर देन M, X इज ग्रेटर देन M। ध्यान दीजिए फिर से इसको
अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो फिर से इसको जो है रिवीजन कर लीजिए। एक्स इज ग्रेटर देन एम मीन्स निर्यात यदि आयात से अधिक हो तो व्यापार लाभ आपको होगा, यानी व्यापार शेष की स्थिति रहेगी, है ना। यानी इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। हम जितना विदेशों में वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं उससे कम आयात हो रहा है तो हमारा व्यापार शेष में रहेगा ना, तो यह व्यापार शेष क्या करेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर देगी। ठीक है, यदि एक्स इज लेस देन एम तो राष्ट्रीय आय में कमी, यानी जितना हम बेच रहे हैं उससे ज्यादा खरीद रहे हैं तो तय बात है कि वो राष्ट्रीय आय का ही हिस्सा हमको जाएगा, वहां व्यापार घाटा होगा। तो इस प्रकार क्या है यहां पर निकल रहा है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मॉडल में। तो आय पक्ष से हम देखें तो आय पक्ष में C प्लस S प्लस T, ठीक है, आय पक्ष तो आपका 3 आ रहा है, C प्लस S प्लस T। व्यय पक्ष में हम क्या देख रहे हैं, तो व्यय पक्ष में एक चौथा चीज जोड़ देते हैं। चौथा चीज कौन जोड़ देते हैं, तो शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात किसको कहते हैं, निर्यात माइनस आयात। इसको व्यय पक्ष में क्यों जोड़े, ऐसा हो सकता है कि कभी निर्यात अधिक हो तो हमको खर्च नहीं करना पड़े, लेकिन आयात अधिक होगा तो खर्च करना पड़ेगा। इस कारण इसका ऋणात्मक और धनात्मक मान पर निर्भर कर रहा है कि शुद्ध निर्यात धनात्मक है या शुद्ध निर्यात ऋणात्मक है। शुद्ध निर्यात यदि धनात्मक है तो जीडीपी को बढ़ा देगा, और जीडीपी के बारे में पिछली बार आपने पढ़ा राष्ट्रीय आय का क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम का वैल्यू यदि धनात्मक आता है तो टोटल जीडीपी बढ़ जाएगी, एक्स माइनस एम का वैल्यू ऋणात्मक आता है तो टोटल जीडीपी घट जाएगी। एक्स माइनस एम इज इक्वल टू 0, तो जितना C प्लस आई प्लस जी का कैलकुलेशन है उतना का उतना ही रह जाएगा। इस तरह से ये क्या बनता है, आय पक्ष बराबर व्यय पक्ष। यहां सबका एब्रिविएशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब चार क्षेत्रीय मॉडल को इस फिगर से भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिगर हम आपको दे दिए, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रेड यहां करके जुड़ जा रहा है। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जो हम निर्यात से कमाते हैं उसको आयातों पर भुगतान करते हैं। ये शेष संसार यहां चौथा चीज दिखाया गया है। बाकी तीन चीजें तो सब वही है कि सरकार एक तरफ टैक्स लेती है, दूसरी तरफ भुगतान करती है अपनी सेवाओं के बदले, फिर अगर बचत होती है तीनों का तो पूंजी बाजार में आते हैं, और पूंजी बाजार से सब उधार लेकर के निवेश करते हैं। तो चलिए इस पर फिर अब समय ज़्यादा देना उचित नहीं है। आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव या अंतःक्षेपण क्या है, ठीक है। तो रिसाव या अंतःक्षेपण कुछ नहीं है। रिसाव या अंतःक्षेपण का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि चक्रीय प्रवाह में वैसा भाग आय का जो पुनः खर्च नहीं हो पाता है, यानी जो पुनः प्रवाह में वापस नहीं आ पाए। एक तरह से ये क्या है, प्रवाह को सिकुड़ो ना, यानी बचत का वो हिस्सा जो पुनः नहीं आए। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी मंदी की स्थिति हो। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था खुली हुई होती है, अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था होती है। अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि चूंकि हर उद्यमी का मकसद अधिकतम लाभ कमाना होता है, तो लाभ कमाने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। उनका मैनेजमेंट ग्रुप होता है जो उनके लाभ के विभिन्न फॉर्मूले को निर्धारित करते हैं वो कंपनी के लिए। यह ध्यान देना है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट ग्रुप है, देश का मैनेजमेंट ग्रुप नहीं है कि वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा। वो यही सोचेगा कि कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट में कैसे आए, और इस तरह सारी प्राइवेट कंपनियों के अपना मैनेजमेंट ग्रुप है। अब वो किसी भी हालत में लाभ कमाना चाहेंगे। लाभ कमाने में तो निश्चित है कि अधिक लाभ तभी मिलेगी जब किसी दूसरे की लाभ को में कटौती होगी, यानी क्रेता की लाभ में कटौती होगी, या जो उसमें वर्कर है उनके लाभ में कटौती होगी। तो वो क्या होता है कि एक तरफ हिस्सा संकेंद्रित होते चला जाता है। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा एक चीज है, बस 1 मिनट में हम इसको ये करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाता है। कहा गया है कि अमीरों की उपभोग प्रवृत्ति गरीबों की तुलना में कम होती है। तो जिसके पास उपभोग प्रवृत्ति अधिक है उसके पास इनकम नहीं है, और जिसके पास उपभोग प्रवृत्ति कम है उसी की तरफ सारा इनकम जा रहा है। तो सारा इनकम जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तुएं बिकनी कम हो जाती है। वस्तुएं बिकनी कम जब हो जाती है तो एक तरह से जो है बचत का एक हिस्सा आपको मार्केट में आ नहीं पाता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे निवेश नहीं करते हैं। जो भी लाभ का अतिरिक्त मात्रा हुआ तो उसमें पूरे के पूरे वो निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इधर से उतनी वस्तु में बिक ही नहीं पा रही है, तो निवेश में कटौती होने लगती है। तो इस तरह से, खैर उस पर हम बाद में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे आय व्यय दृष्टिकोण तब हम उस पर आएंगे। उसका एक चैप्टर अलग ही है, उस पर देखिएगा कि कैसे स्फीति आती है और कैसे मंदी आती है। तो संकुचनात्मक प्रभाव करते हैं। अब राष्ट्रीय आय है क्या, ये ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय आय को साधारण रूप में हम यही जाने कि एक वर्ष के में उत्पादित देश के में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। एक वर्ष के भीतर एक देश में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उन सबों के मौद्रिक मूल्यों का योग है।
अब इसमें ध्यान क्या दिया जाता है, ये देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किसी एक लेखा वर्ष के लिए होती है। जैसे भारत में ये कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, है ना। जैसे 1 अप्रैल से 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी। चलिए, राष्ट्रीय आय एक वर्षीय अवधि के दौरान वस्तु एवं सेवाओं को प्रवाह को मापती है। चलिए इसको देख लीजिएगा ध्यान दे करके। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है। हम उन चीजों को देखते हैं जो आपको टफ रहे और इंपॉर्टेंट हो, हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। ये पूरे सिलेबस की पढ़ाई हम यहां नहीं कर रहे हैं। अब ये विभिन्न अवधारणाएं हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर प्रश्न में आएंगे। आपको आ जाएगा कि जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीपी एमपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका हिंदी विकल्प भी दिया हुआ रहेगा, अंग्रेजी विकल्प भी दिया हुआ रहेगा। आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP। तो अब यहां पर कुछ चीजें ट्रिक हम आपको पकड़ने के लिए बतला देते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो ही सकल घरेलू उत्पाद रहेगा तो पहला लेटर आपका जो होगा वो जी तो रहेगा, क्योंकि ग्रॉस से सूचित होता है। सकल का हमेशा ग्रॉस, तो ग्रॉस तो रहेगा। अब घरेलू है कि राष्ट्रीय है, इसके फर्क के लिए बीच वाला लेटर खाली बदल जाता है। अगर घरेलू है तो डी हो जाएगा, राष्ट्रीय है तो एन हो जाएगा, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद तो जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो जीएनपी। डी के जगह पर राष्ट्रीय में क्या बदलेगा, एन। समझ में आया, डी के जगह पर राष्ट्रीय में एन, बीच वाला लेटर। उसी तरह जब हम शुद्ध रूप में निकालेंगे तो शुद्ध बाजार कीमत या बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, तो शुद्ध जो है शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध घरेलू आय, पहले ये ध्यान दीजिए। तो शुद्ध घरेलू आय, तो घरेलू आय तो डीपी के डीपी रह जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध का खाली एन जोड़ दीजिए, नेट एनडीपी। और शुद्ध राष्ट्रीय आय तो डी भी चेंज कर दीजिए, डी को भी एन में बदल दीजिए, एनएनपी। देखिए एनएनपी। अब बाजार कीमत पर आप आय ज्ञात कर रहे हैं कि साधन कीमत पर, साधन लागत पर, साधन आय पर, यह ध्यान दीजिए। तो यदि बाजार कीमत पर कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस दे दीजिए। देखिए जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यदि साधन लागत पर तो फैक्टर कॉस्ट आप दीजिए, उसको एफसी से सूचित कीजिए। देखिए यहां एफसी है, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। क्या अंतर करना है, बाजार कीमत पर एमपी और साधन लागत पर एफसी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब फिर से एक बार दोहरा देते हैं जरा सा। राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय को दो तरह से हम यहां देखेंगे, एक सकल या जो है सकल घरेलू उत्पाद, और दूसरा हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद हमेशा डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल है तो जी लग जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तो नेशनल प्रोडक्ट, सकल है तो जी लग जाएगा। यानी सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या पड़ा, तो सकल घरेलू जब रहेगा तो बीच वाला लेटर डी रहेगा, और जब राष्ट्रीय रहेगा तो बीच वाला लेटर एन रहेगा। जी पी तो दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, जब इसी को शुद्ध बनाना है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पहला लेटर चेंज कर दिए एन। शुद्ध घरेलू उत्पाद तो सकल हट गया शुद्ध, तो एनएन एनडीपी। ठीक है, फिर क्या रखना है, मार्केट प्राइस पर कि साधन लागत पर, तो मार्केट प्राइस पर तो एमपी, साधन लागत पर तो एफसी। चलिए इन सबको आप देख लीजिएगा। अब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कि जो भी देश में एक साल के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ, उन सबको जो है उन सबकी बाजार कीमत के आधार पर उनका हम आकलन करते हैं। लेकिन यह ध्यान देना कि इसमें अंतिम वस्तुओं की गणना होती है, मध्यवर्ती की गणना नहीं होती है, क्योंकि मध्यवर्ती की अगर आप गणना कीजिए तो उसका 2 बार यूज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका जो है बनाने वाले रॉ मटेरियल्स की भी हम गणना कर लें और फिर इस कपड़े का फाइनल मूल्य भी गणना कर लें, तो रॉ मटेरियल्स 2 बार गिनती हो गई ना, क्योंकि फाइनल कीमत और रॉ मटेरियल्स जोड़ के ही इसका तय हुआ होगा। ठीक है, तो ये अंतिम वस्तुओं के लिए ध्यान दीजिए। तो ये सकल माप है। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं की
मात्रा को कीमत से गुना करते हैं। यानी यहां देखिए वस्तु की मात्रा गुने कीमत, तो वस्तु की मात्रा को हमने क्वांटिटीज मान लिया है और कीमत पी, यानी जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो जीडीपी एमपी हो जाएगा बराबर क्यू इंटू पी। अब कई तरह की वस्तुएं हैं तो सारे वस्तुओं का हम उनका प्राइस से गुना कर देंगे, जैसे Q1 वस्तु है, Q2 है और इस प्रकार Qn, तो हमने किया Q1 इंटू P1, Q2 इंटू P2, Qn, सबको जोड़ दिया। ये समेशन ऑफ सारे वस्तुओं का क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन का योग जो है जीडीपी एमपी आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, नया उत्पादन, इसमें सिर्फ चालू वर्ष में नए उत्पादन को शामिल किया जाता है, पुराने उत्पादन को नहीं, क्योंकि पुराना उत्पादन तो पिछले वर्ष का है, अतः हम उसको शामिल नहीं करते हैं। हमने पहले कहा कि मध्यवर्ती को नहीं शामिल किया जाएगा, और इसमें सिर्फ घरेलू सीमा के अंदर, चूंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जान रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन का है, बाहर का नहीं। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा अचंभित होंगे कि आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जोड़ रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार घरेलू सीमा के अंदर ही है। हमारे लोग विदेशों से में जब जाके कमा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे यहां उत्पादित वस्तु विदेशों में बिक रही है ना। तो हम अपने उत्पादित वस्तु को विदेशों में कितना बेच रहे हैं, उससे हमको क्या लाभ या हानि आ रहा है, यह डिपेंड करता है इस बात पर कि विदेशों की बनी वस्तु को हम कितना खरीद रहे हैं। दोनों के अंतर को हम निकालेंगे, यानी निर्यात माइनस आयात, जिसको हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो हमारे पास अब 3 फैक्टर आ जाता है इसमें। पहले क्या आता है कि एक कंजम्पशन फैक्टर आता है, कि इन्वेस्टमेंट फैक्टर आता है, और एक सरकारी खर्च। ठीक है, जो यह है सरकार वस्तु और सेवाओं पर खर्च करती है, जो है इन्वेस्टमेंट पर जो है खर्च होता है, और कंजम्पशन पर खर्च होता है। ठीक है, तो हम ये देखें कि जीडीपी एमपी बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस शुद्ध निर्यात, है ना। इसको हम जीडीपी एमपी के सूत्र के रूप में, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका है ना। तो अब हम C उपभोग वस्तु, यहां एब्रिविएशन दे दिए है, C उपभोग वस्तु एवं सेवा, I निवेश का मूल्य, और G सरकारी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, और X माइनस एम शुद्ध निर्यात, यानी निर्यात माइनस आयात। अब हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक ही चीज जोड़ देना है जीडीपी में। आप जीडीपी समझ गए हैं, उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए। जीडीपी बराबर क्या आपने निकाल के लाया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी शुद्ध निर्यात। C प्लस आई प्लस जी में शुद्ध निर्यात जोड़ देते हैं। चलिए, जीएनपी में हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद में हम देश विदेश सगरों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं एक वर्ष के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि चौथा चर विदेशी आय को जोड़ेंगे। विदेशी आय को हम क्या बोलते हैं, NFIA, है ना। विदेशों से शुद्ध साधन आय इसको हम बोलते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय। नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड मीन्स सुदूरवर्ती, दूर वाला, विदेशों का, सीमा से बाहर, है ना। तो नेट फैक्टर इनकम, जो हमारे साधन विदेशों में जाके कमा रहे हैं, और विदेश के साधन जो मेरे यहां कमा रहे हैं, दोनों को भुगतान होगा। एक को मैं भुगतान करूंगा, एक विदेश वाले, उन दोनों का अंतर क्या है। वो अंतर अगर पॉजिटिव है तो मेरा जीडीपी जीएनपी से बड़ा होगा, क्योंकि जीडीपी तो इतना ही बढ़ता ना, इसमें NFIA जुड़ेगा तब ना जीएनपी बनेगा। अगर नेट फॉरेन इनकम मैं ज्यादा भुगतान करता हूं, विदेश वाले हमको कम देते हैं, तो मेरा जीडीपी या जो है जीएनपी जीडीपी से छोटा हो जाएगा, है ना। हम ही ज्यादा भुगतान, तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। और अगर कुछ नहीं, दोनों संतुलित हो जाते हैं, जितना मैं भुगतान करता हूं उतना वो भी भुगतान करते हैं, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, ओके, हम समझते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, और ये यहां से लेकर के यूपीएससी कंपटीशन तक रन करता है। ऐसे मतलब देखने में लग रहा होगा कि हाँ चलो ये इकोनॉमिक्स का है, लेकिन कोई भी कंपटीशन इससे अछूता नहीं है, मैं आपको यही कहूंगा। ये जो आप आज का ये है, आज और एक दो जो है अगला चैप्टर भी इसी तरह का रहेगा। विदेशों से शुद्ध आगमन आय का अभिप्राय क्या है, अभी हमने बतला दिया कि दूसरे देश के में जाकर के हमारे लोग क्या, या कहने का मतलब हमारा साधन क्या कमाता है, और विदेशों के साधन मेरे यहां क्या कमाता है, दोनों का अंतर ही शुद्ध साधन आय है, NFIA कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जीएनपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो जीएनपी एमपी में NFIA बराबर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। तो NFIA
अब जीडीपी में आप एनएफआईए जोड़ते थे, जीडीपी में एनएफआईए आप जोड़ते थे। यहां पर एक मिस्टेक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत यहां लिखा गया है। जीएनपीएमपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, प्लस या माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और एनएफआईए बराबर क्या हो जाएगा, तो जब ये प्लस होगा तो एनएफआईए इधर ही रह जाएगा, तो जीएनपीएमपी माइनस जीडीपीएमपी। समझ रहे हैं बात को, ये माइनस मिस्टेक से है, यहां प्लस होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर करें, तो इस अंतर को जो है हम लगभग बोलते हुए समझा दिए हैं। अब इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू सीमा के अंदर है और उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय नहीं जुड़ता है घरेलू आय पर। अब इसको देखें, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। शुद्ध के लिए क्या करेंगे, घरेलू उत्पाद है तो पहले सकल घरेलू उत्पाद को दिमाग में रख लें। सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपीएमपी बराबर आपने क्या पढ़ा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब उसको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, शुद्ध करना है तो एक साल हम उत्पादन किए तो हमारा मशीन उसीन घिसा ना, इमारत में डैमेज आया ना, तो इस सब चीज का मूल्य ह्रास हुआ, जो चीज मेरे पास था वो, तो शुद्ध के लिए मूल्य ह्रास को घटाएंगे ना, वही ना इनकम बचेगा। हम नौकरी करने जा रहे हैं, पर डे अपनी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने में मेरा 30 रुपया अगर भाड़ा खर्च होता है तो मेरा नेट इनकम तो 30 रुपया काट ही के न रहेगा, क्योंकि वो तो मेरा ऐसा बंधा हुआ खर्च है कि जिसको हम रोक ही नहीं पा सकते हैं, चाह के हम नहीं रोक पा सकते हैं, वो मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक वही चीज है यहां पर, ये जो मूल्य ह्रास हुआ उसको आप जीडीपी में से घटा दीजिए, शुद्ध निकल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहां देख लीजिए, दे दिए हैं एनडीपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी माइनस डी, डी फॉर डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास। इसी को हम कहते हैं सीसीएबी, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, पूंजी उपभोग अलाउंस। पूंजी को आप उपभोग किए है ना, या जो उपभोग किए तो उसका अलाउंस जो मिलता है, ठीक है, ओके, समझ गए। यानी डी को घटा देना है। कहने का मतलब क्या है कि जहां भी आप शुद्ध निकालें, चाहे जीएनपी से शुद्ध निकालना है, जीएनपी से शुद्ध निकालेंगे तो क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, और जीडीपी से शुद्ध निकालेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में भी हम डी को घटाएंगे, जीएनपी में से डी को घटा देंगे, और शुद्ध घरेलू उत्पाद में जीडीपी से डी को घटा देंगे, बस यही अंतर है। चलिए देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या हम कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट शुद्ध नेशनल राष्ट्रीय, पी फॉर प्रोडक्ट। क्या घटाएंगे, किसमें से, हमको एनडीपी निकालना था तो जीडीपी में से डी घटाए थे, तो एनएनपी निकालना है तो जीएनपीएमपी में से डी घटा देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि जीएनपी बराबर क्या होता था, तो जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए पढ़े हैं पहले, हम वहां बताए थे कि वो गलती से माइनस है, यहां प्लस होना चाहिए, ये सही है, जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। अब तो पूरा सूत्र क्या होगा, जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए माइनस डी, एनएनपीएमपी बराबर, क्योंकि ये जीएनपीएमपी का ये मान है इतना, ठीक है। अब जीडीपीएमपी माइनस अगर डी हम करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एनडीपीएमपी, तो एनएनपीएमपी बराबर क्या हो जाएगा, एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। इस पर विचार कीजिएगा, मैं यहां समझा दिया हूं। चले साधन लागत पर, ये देखिए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को स्पष्ट करें। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब फैक्टर कॉस्ट आ गया। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए, जब हम साधनों को भुगतान करते हैं तो वो समूचे इनकम जो है वो समूचे इनकम उनका अपना नहीं हो जाता है, ये ध्यान दीजिए, वो शुद्ध रूप से उनका अपना नहीं हो जाता है, क्योंकि जो साधन का भुगतान होता है तो जब वो खर्च करता है वो साधन अपने आय को, तो जो आय को खर्च करता है उस पर अप्रत्यक्ष कर देने पड़ते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में उनकी आय का ही एक हिस्सा तो चला गया, दूसरी तरफ उनके साथ एक इनकम का सोर्स जुड़ता है जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, जो सरकार अनुदान देती है ना, सहायताएं देती है, तो यानी कर के रूप में निकलता है और अनुदान के रूप में जुड़ता है। तो शुद्ध के लिए क्या होगा, एनएनपीएफसी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, एनआई भी इसी को बोलते हैं, यानी साधन लागत पर की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि से है। यह मजदूरी, लगान, यही ना साधन को मिलता है, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, ये चारों जो है मिलता है साधनों को साधन लागत पर, ठीक है। तो यही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। यही चार तरह के लोग देश में होते हैं और चारों की कमाई को हम जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं,
तो अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं तो इसको हम कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि एक तरफ सरकार कर लेती है, दूसरी तरफ सहायता करती है। तो शुद्ध कर कितना हो जाएगा? टोटल कर माइनस सहायता, टोटल अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायता, यानी आईटी माइनस एस। आईटी किसको कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेज, और ये सब्सिडीज। तो हम इसमें क्या करेंगे? एनएनपीएमपी जो मार्केट प्राइस पर था उसमें से आईटी माइनस एस को घटा देंगे। अब ये आईटी माइनस एस को घटाने का मतलब क्या है कि अगर ये कॉस्ट हटाते हैं तो आईटी हो जाएगा माइनस में और एस हो जाएगा प्लस में। यानी हम एक तरह से ये कहें कि एनएनपीएमपी प्लस एस माइनस आईटी, या एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, एनएनपीएफसी। अब जितना भी फैक्टर कॉस्ट निकालना है सब में बस यही कीजिए कि उसके बड़े स्वरूप में से आईटी हटा दीजिए और सब्सिडी जोड़ दीजिए। जैसे ये इस पे निकालना हुआ। अब अगर मान लेते हैं कि जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनडीपी का, तो हम क्या करेंगे? उसमें भी एनडीपीएमपी माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी एस, यही हर करते चले जाएंगे। अब इस तरह से ये सारे फॉर्मूले को मैंने सीरियल ढंग से दे दिया है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि किसी भी स्कोप के स्टूडेंट हो, जीएस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इससे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर ही नहीं है इकोनॉमिक्स में। अतः हम समझते हैं कि इसको आप रट जाइए, और चूंकि मैं अधिकांश चीजों को समझा दिया हूं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा नोट्स डाला हुआ होगा, अगर अभी कुछ आपको यह लग रहा होगा तो मेरे नोट्स में देखिएगा, वो सारा चीज फिर से आपको रिकवर कर जाएगा, या मेरे वीडियो देखिएगा तो आपको रिकवर कर जाएगा जब फिर मेरी दूसरी बार आवाज सुनेंगे तो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है। इसमें कितने राष्ट्रीय आय के समूचे कितने तरह के बनते हैं, एनडीपीएफसी क्या है, जीएनपीएफसी क्या है, जीडीपीएफसी क्या है ना। और ये जीडीपी तो ऐसा शब्द इतना पॉपुलर हो चुका है आजकल कि कहना ही नहीं है। हर चौक चौराहे पर जिनको अर्थशास्त्र का नहीं भी ज्ञान है वो भी कहते हैं देश का जीडीपी चढ़ रहा है, जीडीपी गिर रहा है, क्या है ना। तो चले अब हम आगे बढ़े। ये देखें निजी आय क्या है, ये ध्यान दें। ये एक चीज है, ये लघु उत्तरीय में आपको आएगा कि निजी आय से क्या समझते हैं। तो निजी आय का मतलब होता है कि मूल रूप से कि निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन है। निजी क्षेत्र को कितना घरेलू उत्पाद से आ रहा है, उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ दीजिए। साधन है तो साधन निजी क्षेत्र ही, परिवार ही देता है ना, तो उससे भी जो विदेश से आ रहा है उसको जोड़ दीजिए। देश में तो जो मिला हुआ रहबे करेगा, विदेश वाला भी जोड़ दीजिए। सरकार से चालू अंतरण भुगतान जोड़ दीजिए, जो सरकार विभिन्न तरह के बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति देती है उसको भी जोड़ दीजिए। और शेष संसार से चालू अंतरण, दूसरे जगह से जो गिफ्ट उपहार ये सारी चीज जो मिलते हैं उसको भी जोड़ दीजिए। ये ही निजी आय हो जाती है। परिभाषा के रूप में थोड़ा सा हमने ये दे दिया है, इसको पढ़िएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आय से क्या समझते हैं, पर्सनल आय क्या है। व्यक्तिगत आय का मतलब यह है कि आय की वह राशि जो व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होते हैं। हम जो आय कमाते हैं उसका यह नहीं है कि वो समूचे के समूचे पर हमारा अधिकार होता है, और सारी आय प्राप्त की गई आय जो है यहां पर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि सारी कमाई गई आय प्राप्त नहीं होती, और न ही सारी प्राप्त आय की गई आय की कमाई होती है। यह ध्यान दीजिए। जैसे वितरित लाभ अर्जित आय है किंतु प्राप्त नहीं हो पाती। जो लाभ वितरित नहीं हुई है यह आय तो मेरा अर्जित है लेकिन प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर हस्तांतरण भुगतान प्राप्त की गई आय है परंतु अर्जित नहीं है। छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धा पेंशन है, यह आपकी इनकम तो बढ़ा देती है लेकिन ये आपने अर्जन तो नहीं किया है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मतलब है कि जो हमें वास्तव में प्राप्त होती है उससे है। इस प्रकार ये देखिए कि व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए हम राष्ट्रीय आय में से कुछ मदों को घटाते हैं और कुछ मदों को जोड़ देते हैं। तो क्या मद घटाएंगे, तो जैसे अब अवितरित लाभ के बारे में कहा कि आपका जो है प्राप्त नहीं होते हैं। निगम कर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं ये घटाना पड़ेगा। परिवारों द्वारा दिया गया शुद्ध ब्याज, जो आप पूंजी उधार लिए हैं उस पर जो शुद्ध ब्याज होता है उसको भी घटाया जाएगा क्योंकि ये हमें है ना। और जो है जोड़ी जाने वाले मद क्या है, तो सरकार एवं फर्मों से परिवारों का अंतरण भुगतान। तब व्यक्तिगत आय बराबर क्या निकल के आ रहा है, ये ध्यान दीजिए, एनएनपीएफसी है ना, व्यक्तिगत साधन। तो इसी को हम राष्ट्रीय, तो अवितरित लाभ पर्सनल इनकम पीआई बराबर एनएनपीएफसी। जो भी साधन लागत पर शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट है या राष्ट्रीय आय है, क्योंकि उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसमें से अवितरित लाभ
निगम कर, परिवारों द्वारा दिया गया शुद्ध ब्याज को घटा देंगे और सरकार एवं फर्मों से अंतरण भुगतान को जोड़ देंगे। अब चले व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय किसको कहते हैं? प्रयोज्य आय हम उसको कहते हैं जिसको आप वैसी इनकम का भाग जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकें। आप अपनी समूचे आय पर आपको अधिकार नहीं है कि आप खर्च कर सकते हैं। तो क्या क्या पर अधिकार नहीं है ये ध्यान दीजिए। यहां पर व्यक्तिगत आय, आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेज आपको देने हैं उस पर आपको अधिकार नहीं है। आप महीने में 10,000 कमाते हो, एक्चुअल 7,000 की वस्तुएं खरीदते हो, आपका 10,000 खर्च हो जाता है, तो 3,000 और कहां गए? तो वो वस्तुओं पर जो टैक्स लगा हुआ था उसके दाम पर गया, वो शेष 3,000 उसके दाम पर गया। तो इस पर आपका ये नहीं है। इसके अलावा गैर कर भुगतान ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हटा दीजिए। अब इस प्रयोज्य आय का या तो हम बचत करते हैं या उपभोग करते हैं। इस प्रयोज्य आय के दो भाग हो जाते हैं। प्रयोज्य आय को हम क्या कहेंगे? पीडीआई बोलते हैं। इसका या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेविंग करेंगे। फुल फॉर्म पीडीआई का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिस इनकम को हम छोड़ सके अपनी इच्छा अनुसार। जैसे मैंने कहा ना कि नौकरी करने के लिए यदि 30 रुपए भाड़ा देना है ऑफिस जाने के लिए, तो 30 पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आप न चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा, तो उसको हटाना पड़ेगा इस पर से। इसके अलावा आप देखें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, तो जो राष्ट्र खर्च कर सके, तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को हम कहेंगे एनडीआई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसमें क्या है कि एनडीआई में आपको क्या होगा? एनएनपीएमपी और शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण को हम जोड़ देंगे। जो आता है वो उस पर भी अधिकार हमारा बन जाता है, जो विदेशों से अंतरण आता है। तो एक तरह से एनडीआई बराबर हम यही कहेंगे कि एनएनपीएफसी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण। तो इस तरह से है। अब ये देख लें बस, सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध प्रयोज्य आय ये यहां पर बताया हुआ है। सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध प्रयोज्य आय में क्या है तो एक सकल राष्ट्रीय आय को हम कहते हैं ग्रॉस एनडीआई, और ग्रॉस एनडीआई बराबर क्या होगा? जीएनपीएमपी प्लस शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण। अभी आपने पढ़ा है ग्रॉस एनडीआई एनएनपीएमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण। तो अगर ये हम लिखते हैं यहां पर एनएनपीएमपी, तो हम लिख सकते हैं कि एनएनपीएफसी प्लस डी प्लस, अब एनएनपीएमपी था तो ये एफसी में क्या हो जाए? एनआईटी हम जोड़ेंगे, है ना। एमपी को एफसी में कन्वर्ट किए तो एनआईटी आके जुड़ जाएगा और शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण। यहां हम इसी को फिर लिख सकते हैं कि एनडीपीएफसी प्लस डी प्लस एनआईटी। अब ये देखिए एनएनपी से हम एनडीपी पर आ गए। एनएनपी नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है, तो नेशनल और डोमेस्टिक के फर्क में एक चार और आके अब जुड़ेगा, और वो जुड़ेगा कौन सा? एनएफआई ए, है ना, क्योंकि हम विभाजित कर दे रहे हैं अब डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक को नेशनल में लाने के लिए एनएफआई ए जोड़िएगा ना, तो एनएफआई ए। तो यहां आप देख रहे थे 3 चर, अब इसमें आ जा रहे हैं 1 2 3 4 और 1 5 चर। यहां 4 था, ये 1 चर इसमें बढ़ गया। चलिए आगे बढ़े। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय नेट, तो उसमें ग्रॉस एनडीआई में से डी घटा दीजिए। जब भी शुद्ध निकालना हो तो डी को हटाइए, माइनस डी कर दीजिए। किसी में आंख मूंद के मूल्यह्रास को हटा देना है डी के लिए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में आपको एनएफआई जो है मार्केट प्राइस के आधार पर जो है आपको क्या करना है, उसमें एनआईटी माइनस कर देना है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब क्या है कि माइनस आईटी प्लस एस जब फैक्टर कॉस्ट पर दे रहे हैं, और जब शुद्ध किसी का दे रहे हैं तो डिप्रिसिएशन को हटा देना है। अब देखिए प्रचलित कीमतों पर जीडीपी अथवा मौद्रिक जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को समझाएं। ये इसको सिर्फ आंकड़ा समझ लीजिए, बस इसी को हम यहां पर डील करेंगे। आप पूरा पढ़ लीजिएगा। क्या होता है कि कभी कभी जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो ऐसा होता है कि उत्पादन नहीं बढ़ती है, उत्पादन उतना के उतना ही रह जाता है, लेकिन पिछले वर्ष से इस वर्ष जीडीपी ज्यादा दिखला देगा। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि वर्तमान महंगाई पर हम जोड़ देते हैं। यदि पिछली बार 1000 वस्तुओं का, जैसे यहां देखिए 2005 में 1000 उत्पादन की इकाइयां हुई, कीमत थी 10 रुपए, तो जीडीपी बराबर कितना होगा? 1000 गुणे 10 यानी 10,000, ठीक है। अब देखिए 2006 में भी 21,000 उत्पादन की इकाइयां हुई, लेकिन कीमत 10 के बजाय 20 रुपए प्रति यूनिट थी, तो जीडीपी मौद्रिक जीडीपी कितना हो गया? 1000 गुणे 20 यानी 20,000। अब यहां पर क्या दिखा रहा है? जीडीपी बढ़ गई, लेकिन वास्तविक जीडीपी नहीं बढ़ी। ये कौन सा जीडीपी बढ़ी? मौद्रिक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी तो वही के वही है, क्योंकि वस्तु की इकाई तो उतनी ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आधार वर्ष तय करते हैं। जैसे मैंने यहां रख दिया कि आधार वर्ष 2005। अब उसी की कीमतों से तुलना करेंगे, उस कीमत से के तुलना के आधार पर यदि ऊपर जाता है
तो जीडीपी बढ़ा हुआ माना जाएगा, अगर नीचे जाता है तो जीडीपी घटा हुआ। अब उन कीमतों से तुलना करते हैं आधार वर्ष की, तो आधार वर्ष की कीमत हमने रखा था 2005 में कितना, 10 रुपया। तो देखिए 1000 है तो 1000 गुने 10, 10,000 के 10,000। 2005 में भी 10,000, 2006 में भी 10,000, यानी वास्तविक जीडीपी में कोई बढ़ोतरी मेरी नहीं हुई। अब हम आते हैं 2007 में। 2007 में क्या हुआ, 1200 इकाई का उत्पादन हुआ, लेकिन देखिए कीमत गिर गई, 15 हो गया प्रति यूनिट। कीमत गिरी तो जीडीपी कितना आ गया, मौद्रिक जीडीपी 18,000। तब तो कहिएगा कि 2006 से 2007 में घट गया जीडीपी हमारा। एक्चुअल घटा कहां है, वस्तु के रूप में तो बढ़ गया है, 1000 से 1200 हुआ है। तो हम देखते हैं मौद्रिक जीडीपी घटी, लेकिन वास्तविक जीडीपी हमारा कितना आ रहा है, 12,000। क्योंकि अब 1200 में 10 रुपए यूनिट के हिसाब से, क्योंकि 2005 के मूल्य के आधार पर हमको लेके चलना है, तो ये जीडीपी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये इसको आप नोट्स को पढ़िएगा। अब एक है बस फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं कि वास्तव मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को मापते हैं। ये बताते हैं कि हाँ ये अब स्फीति की स्थिति क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की अब स्फीति की स्थिति क्या है, यानी महंगाई कितनी चढ़ी या कितनी जो है मूल्यह्रास हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर बराबर हम क्या करते हैं कि मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी सूत्र अपनाते हैं। मौद्रिक जीडीपी क्या है, मौद्रिक जीडीपी को हमने कैपिटल जीडीपी से दिखाया है और वास्तविक जीडीपी को स्मॉल जीडीपी से। अब इसके लिए अब प्रतिशत के रूप में इसी को जानना है, तो इसके अनुपात को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसको एक उदाहरण पर हमने सेट कर दिया है कि यदि मौद्रिक जीडीपी 18,000, जीडीपी 12,000 है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या हो जाएगा, 18,000 बटे 12,000। कैपिटल जीडीपी बटे स्मॉल जीडीपी है ना, मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी यानी 1.5। तो परसेंटेज के रूप में 1.5 × 100 यानी 150%। हम ये कहेंगे कि 50% महंगाई बढ़ गई पिछले साल की तुलना में, क्योंकि आधार में तो 100 था ना, तो 150% हुआ यानी 50% बढ़ गई। अब इसी के आधार पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार किया जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक में हम क्या करते हैं, ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, जिसमें हम खुदरा वस्तुओं की महंगाई के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सूत्र अपनाता है चालू वर्ष में वस्तु समूह की क्रय लागत, इस वर्ष में वस्तु समूह की क्रय लागत कितनी है और आधार वर्ष में कितनी क्रय लागत थी, यानी आधार वर्ष के मूल्य के अनुसार उसकी कितनी क्रय लागत होती। मान लेते हैं कि 10 अभी 10 रुपए कीमत है, 10 वस्तु का है, तो क्रय लागत हो जाएगा 100। आधार वर्ष में यदि 5 रुपए कीमत है और 10 वस्तु प्रोडक्ट हुआ है, तो आधार वर्ष में तो 50 रुपया होता। तो वही है चालू वर्ष में और आधार वर्ष में, यानी ये भी एक डिफ्लेटर का रूप आ रहा है इनटू 100। तो यहां पर एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, उसी को 1800 × 1200 150, अर्थात हम यही कहेंगे कि 50% महंगाई की वृद्धि हुई 2005 की तुलना में 2007 में। अब आपका इसके बाद जो है ये चैप्टर यहां समाप्त हो रहा है और इसमें हम प्रैक्टिस के लिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए और लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न के आंसर में ही पॉइंट वाइज के रूप में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय आय लेखांकन के 4 महत्व, कई महत्व हमने दिए हैं, आप 4 उसमें से लिख दीजिए। साधन आय से क्या समझते हैं, बस 4-5 लाइन में उसका परिभाषा दे दीजिए और इस तरह से जीएनपी और जीडीपी में सूत्र के दोनों का सूत्र लिख दीजिए। आप जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न सारे टटोलेंगे जो मैंने चैप्टर के रूप में आंसर में दिया है, तो वो सारे प्रश्न में इसका आंसर मिलते चला जाएगा, है ना। और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आगे आपके दिए हुए हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखिएगा। इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर भी हमने लास्ट में दे दिया है। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, इससे ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस चैप्टर से आने वाला नहीं है। बस अब कल की क्लास के लिए धन्यवाद।